वेलकम डियर रॉकेट्स एंड डाई हार्ड गेम सीरीज फैन, कैसे हैं आप सभी। अकमा गेम सीरीज के पिछले पार्ट के लिए आपका सपोर्ट और लाइक्स देखकर हमने ये डिसाइड किया है कि पार्ट 2 में हम इस सीरीज के अगले 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर इस पार्ट 2 के लिए हमें 3000 से भी ज्यादा लाइक्स मिले तो अगली वीडियो यानी पार्ट 3 में हम 4 एपिसोड्स की कंबाइंड वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे। देखते हैं पार्ट 2 में हमें कितना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अकमा गेम सीरीज के पार्ट 2 की ओर। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि शैडो रन गेम में बॉक्सर मार्क को तिरुसा हरा दिया था, लेकिन तब वहां पर थॉमस आया जिसके पास 5 चाबियां हैं और उसने तिरुसा को अपने साथ कम्पीट करने के लिए ललकारा था। ये देखकर तिरुसा उस समय शॉक भी हो गया था कि ये कहां से आ गया। एंड इस पार्ट में तिरुसा की कंपनी को हड़पने वाले मियान माची को दिखाते हैं दोस्तों, और निक का भेजा हुआ आदमी जिसका नाम एरिक है वो मियान माची के साथ होता है और कहता है आपके पास जो चाबी है उसी तरह की एक और चाबी तिरुसा के पास है, लेकिन वो आपसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट है। चाबी का इस्तेमाल करना और गेम को जीतने के लिए जिन ट्रिक्स की जरूरत होती है वो उन सब में माहिर है, इसलिए आपका उससे जीतना तो नामुमकिन लगता है। लेकिन हाँ, मेरे पास एक और रास्ता है आपको मैजिकल चाबी दिलाने का। ये फोटो देखिए, इस लड़की का नाम है यूकी। आपकी तरह इसे भी हाल ही में एक मैजिकल चाबी मिली है। अगर इसे आपने गेम में हरा दिया तो इसकी चाबी आपको जरूर मिल जाएगी। फिर आपके पास एक नहीं 2 चाबियां होंगी और आपकी शक्ति भी दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से यूकी को दिखाते हैं जो अपना एक डांस शो कर रही होती है। ये हाल ही में बहुत ही फेमस हो गई है। पहले इसे उतने ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, लेकिन जिस दिन इसके हाथ में वो मैजिकल चाबी आई तब से इसके सारे शोज हिट जा रहे हैं। ऑडियंस उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। शो के एंड में दोस्तों ऑडियंस में वो मियान माची को देखती है जो अपनी मैजिकल चाबी उसको दिखाता है, और ये देखकर वो घबरा जाती है कि कहीं इससे पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास भी वो चाबी है। तो वो डर के मारे स्टेज से भाग जाती है, पर ये मियान माची उसे छोड़ता नहीं। इतने में वहां पर थॉमस आ जाता है और मियान माची से पूछता है कि तुम मियान माची कंपनी के ओनर हो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मियान माची भी कह देता है कि उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो उस लड़की से मिलने के लिए आया हूँ। थॉमस कहता है कि अच्छा, मुझे पता है कि तुम्हें उसकी मैजिकल चाबी चाहिए है ना। अगर तुम्हें गेम खेलना ही है तो मेरे साथ खेलो, मेरे पास 5 चाबियां हैं। दूसरी ओर तिरुसा अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है और दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब तिरुसा छोटा था तो उसकी माँ उसे चॉकलेट्स बनाकर देती थी। एक बार तिरुसा ने माँ से कहा मम्मी आप बहुत टेस्टी चॉकलेट्स बनाती है। मम्मी बहुत खुश हो गई और पापा से कहने लगी देखा मेरे लाडले को मेरे चॉकलेट्स कितने पसंद है, आप एक काम कीजिए ना अपनी कंपनी में मेरे चॉकलेट्स को भी प्रमोट कीजिए। तब तिरुसा ने कहा था क्या इसे कंपनी प्रमोट करेगी क्या मम्मी, ये चॉकलेट है एकदम गोबर का टेस्ट आ रहा है इसमें। पापा इसे कभी अपनी कंपनी में मत लेकर जाना आप, शैतान कहेंगे, अभी तो मेरी बड़ी तारीफ कर रहा था कि बड़ा टेस्टी है। और तब पापा हंसकर कहता है कि अरे तुम नहीं समझी क्या, तुम्हारा बेटा चाहता है कि तुम्हारे हाथ के बने इन चॉकलेट्स को उसके अलावा कोई खाए ना। मम्मी दोस्तों और खुश हो गई कि वाह मेरे लाल तुझे कितना प्यार है मम्मी से। असल में दोस्तों तिरुसा के बर्थडे के लिए जब उसकी मम्मी कुछ चीजें खरीदने गई थी तभी एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन तिरुसा उस समय बिल्कुल नहीं रोया। तो पापा ने कहा बेटा अगर दुख है तो रो लो, उसे अंदर दबाकर मत रखो। तब पता है तिरुसा ने क्या कहा था, नहीं पापा मम्मी को मेरा रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए रोकर मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता। बताओ दोस्तों इतना प्यार था तिरुसा को अपनी माँ से। और अब प्रेजेंट में तिरुसा के फ्रेंड माइकल को दिखाते हैं जिससे पता चल जाता है कि उसके ओरुचि ऐप को एक स्पॉन्सर मिलने की संभावना है। इस वजह से वो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो मेरी किस्मत में अच्छा हो रहा है। तब उसे मिश्रा का कॉल आता है कि सुनो मैंने एक वीडियो भेजा है तुम्हें, उसको देखो जरा। वो भी वीडियो देखता है तो उस वीडियो में मियान माची एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा बहुत सारे करेंसी नोट्स को हवा में उड़ा रहा होता है लगता है पागल हो चुका है। फिर मिशा तिरुसा को ये बात बता देती है कि शायद इसके पीछे थॉमस का ही हाथ है। असल में दोस्तों थॉमस ने तिरुसा से कहा था कि वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें गेम खेलने के लिए बुलाऊंगा। एंड ठीक उसी वक्त थॉमस तिरुसा को कॉल करके कहता है मियान माची की वीडियो तो तुमने देख ली होगी, वैसे उसने तुम्हारी पापा की कंपनी तुमसे छीन ली थी ना, लेकिन अब वो कंपनी मेरी हो चुकी है और मैं उस कुर्सी पर बैठा हूँ जहाँ तुम्हारे पापा बैठा करते थे। तो एक काम करो जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। तिरुसा भी तुरंत कंपनी की ओर भागता है। इसी बीच माइकल उससे मिलता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा प्लीज। तिरुसा भी मान जाता है और इस तरह दोनों पहुंच जाते हैं कंपनी पर। वहां पर यूकी डांस कर रही होती है। तिरुसा पूछता है ये क्या तमाशा है। यूकी कहती है मियान माची ने मुझसे मेरी मैजिकल चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन अच्छा हुआ थॉमस ने आकर मुझे बचा लिया। मैं तो थॉमस की फैन बन चुकी हूँ अब। और इस बार थॉमस अपनी चाबी टेबल पर गाड़ता है तो फिर गेम मास्टर यानी डीमन आ जाता है। डीमन थॉमस से पूछता है कि अगर तुम ये मैच जीत गए तो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि तिरुसा को मेरे लिए 3 चीजें करनी पड़ेंगी। तिरुसा कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे 100 चाबियों का रहस्य तुम बताओगे और अपनी 5 चाबियां भी मुझे दोगे। थॉमस भी मान जाता है। एंड दोस्तों अब डीमन गेम रूल्स बताता है कि इस गेम का नाम है 5-1। इसमें टोटल 15 कार्ड्स होंगे जिसमें 3 क्यूब्स, 3 हार्ट्स, 3 स्पेड, 3 मॉन्स्टर्स और 3 डायमंड्स होंगे।
दोनों कंटेस्टेंट्स को 3 कार्ड्स दिए जाएंगे, यानी टोटल 6 कार्ड्स। तुम्हारे पास जो कार्ड्स होंगे उनके आधार पर तुम्हें गैस करना होगा कि ब्लैक कार्ड का सिंबल क्या है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास जो कार्ड्स हैं उनके आधार पर तुम ब्लैक कार्ड को गैस नहीं कर सकते, तो तुम अपने पास रखे 3 कार्ड्स को खुलकर दिखा सकते हो और उसके बदले में तुम्हें 3 और कार्ड्स दूंगा मैं। ऐसा करने से दोनों कंटेस्टेंट्स को लगभग 9 कार्ड्स का सिंबल पता चल जाएगा। बाकी बचे 6 कार्ड्स में से ब्लैक कार्ड को गैस करना होगा, जो कि इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता। दोनों में से किसी भी कंटेस्टेंट ने अगर गलत जवाब भी दे दिया तो उससे अपोनेंट को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स सिर्फ उसे मिलेंगे जो ब्लैक कार्ड को ठीक गैस करेगा। इस तरह जो 3 बार ब्लैक कार्ड को गैस कर पाएगा वही होगा इस गेम का विनर। तो अब होता है गेम शुरू और पहली बारी है थॉमस की। वो तो हंसकर कहता है कि मुझे पता है ब्लैक कार्ड में क्लब सिंबल होगा, पर डीमन कहता है कि ये गलत जवाब है। लेकिन दोस्तों थॉमस को यहाँ पर बिल्कुल चिंता नहीं होती कि मैंने गलत कह दिया। वो मस्ती से कहता है कि तो क्या हुआ, तिरुसा को कोई पॉइंट थोड़ी मिलने वाला है इस चीज से, देखते हैं आगे क्या होगा। और अब आती है तिरुसा की बारी। वो सोचता है कि थॉमस ने कहा था कि ब्लैक कार्ड में क्लब्स है, जो कि गलत हो गया। मतलब अब मुझे क्लब्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 1 हार्ट और 2 डायमंड्स हैं। ऊपर से थॉमस अपने कार्ड्स दिखाने का नाम नहीं ले रहा, मतलब हो सकता है कि उसके पास एक ही सिंबल के 3 कार्ड्स हों। दोस्तों यही सोचकर तिरुसा अपने 3 कार्ड्स दिखा देता है और डीमन से और 3 कार्ड्स ले लेता है। तो इस तरह तिरुसा को 6 कार्ड्स का सिंबल पता है दोस्तों। उसी तरह थॉमस को अपने पास के 3 कार्ड्स और तिरुसा के दिखाए हुए 3 कार्ड्स का सिंबल पता है, यानी थॉमस को भी टोटल 6 कार्ड्स पता है दोस्तों। तिरुसा ने दूसरी बार डीमन से 3 कार्ड्स लिए थे, उसमें 1 क्लब्स, 1 डायमंड और 1 स्पेड है। मतलब डायमंड के 3 कार्ड्स तो यहाँ पर है, जिसमें से 2 मेरे पास पहले थे और 1 अभी नए कार्ड्स में आया। यानी ब्लैक कार्ड ना तो डायमंड हो सकता है और ना ही क्लब्स, क्योंकि डीमन पहले कह चुका है कि क्लब्स गलत जवाब है। तो अब बचे हैं स्पेड, मॉन्स्टर्स और हर्ट्स, यानी ब्लैक कार्ड या तो हर्ट होगा या स्पेड या मॉन्स्टर्स। रही बात थॉमस के कार्ड्स की, तो जरूर उसके पास डायमंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 डायमंड्स तो मेरे पास हैं। दोस्तों इस तरह आप सोच लीजिए कि तिरुसा के पास सिर्फ मॉन्स्टर कार्ड्स नहीं आया, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद थॉमस के पास 3 मॉन्स्टर कार्ड्स हैं जिसे वो दिखाना नहीं चाहता। और अब बाकी जितने भी कार्ड्स बचे उनके हिसाब से तिरुसा को यही लगता है कि ब्लैक कार्ड या तो हर्ट्स का होगा या फिर स्पेड का। तो तिरुसा गैस करके कहता है कि मेरा जवाब है कि ब्लैक कार्ड में स्पेड है, पर दोस्तों डीमन कहता है कि तुम्हारा जवाब गलत है। एंड अब फिर से थॉमस की बारी आती है। तो देखिए दोस्तों, पहले तिरुसा ने गैस किया था कि थॉमस के पास 3 के 3 मॉन्स्टर कार्ड्स होंगे, राइट। लेकिन अब देखिए थॉमस क्या कहता है कि ब्लैक कार्ड मॉन्स्टर कार्ड है, और डीमन भी कहता है कि यही सही जवाब है, ब्लैक कार्ड एक मॉन्स्टर कार्ड है। दोस्तों इसका मतलब समझ रहे दोस्तों आप, थॉमस के पास 3 कार्ड मॉन्स्टर्स के नहीं थे। और ये सुनकर तिरुसा एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसका अनुमान बिल्कुल गलत हो गया। तब थॉमस अपने कार्ड्स दिखाता और कहता है, देखा मेरा एक छोटा सा ट्रिक, मुझे पता था कि अगर मैं अपने कार्ड्स नहीं दिखाऊंगा तो तुम अपने कार्ड्स के आधार पर यही गैस कर लोगे कि मेरे पास मॉन्स्टर्स कार्ड है, और मैं यही तो चाहता था कि तुम अपने कार्ड्स मुझे दिखाओ। बताओ यार, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ब्लैक कार्ड में मॉन्स्टर्स होगा। खैर, मैं तुम्हें गुमराह करने में सफल रहा। अब दोस्तों मैं आपको इस पूरे गेम को बड़ी डिटेलिंग में समझा सकता था, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब इसमें होता यह है कि सीन टू सीन में जो थॉमस है ना, वो बहुत ही चालाकी से हर दांव चलता है। मतलब वो सारी चीज कैलकुलेट करके चलता है, इसलिए वो उसको बेवकूफ बना पाया, किसको, तिरुसा को। तो दोस्तों अब पहला राउंड हारने के बाद तिरुसा समझ जाता है कि इस थॉमस से जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकला, इसे तो लगता है इसी के तरीके से हराना पड़ेगा। अगले राउंड के शुरू होते ही दोस्तों माइकल आ जाता है वहाँ पर और जानबूझकर तिरुसा से कहता है कि यार हार्ट को अंदर रखो, डायमंड को मत निकालो और मॉन्स्टर्स कार्ड को छुपा कर रखो। दोस्तों वो जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलता है ताकि थॉमस को ये सब सुनाई पड़े। एंड थॉमस उसकी बातों पर विश्वास करके अपना कोई कैलकुलेशन करता है और कहता है इस बार भी ब्लैक कार्ड एक मॉन्स्टर्स कार्ड है। पर डीमन कहता है ये गलत जवाब था, और इस बार थॉमस चौंक जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तिरुसा कहता है कि पिछली बार तुम स्मार्ट निकले, बहुत बढ़िया, तो इस बार मैंने सोचा कि तुम्हारा पार्ट जरा तुम्हें पढ़ा दूं। असल में ब्लैक कार्ड में इस बार डायमंड है। डीमन कहता है कि ये था सही जवाब। और दोस्तों अब दोनों को 1-1 पॉइंट मिल चुके हैं। तभी वहाँ पर मिशा और रियान आ जाते हैं। मिशा रियान को बताती है कि शायद तिरुसा और थॉमस का गेम चल रहा है अभी। तभी दोस्तों मिशा के मोबाइल पर ओरुची ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि मुझे थॉमस के बारे में एक और बात पता चली है। कुछ चोरों ने थॉमस के परिवार को खत्म कर दिया था और थॉमस उन खूनियों को अब तक ढूंढ रहा है, पर पता नहीं ये बात सच है या नहीं। रियान कहता है कि अगर थॉमस अच्छा आदमी है तो इस गेम के अंत में उसे मरना नहीं चाहिए। तिरुसा ने अपने पापा को खोकर जो दुख झेला है उससे कई ज्यादा दुख थॉमस ने झेला होगा, हमें उससे भी हमदर्दी होनी चाहिए।
अंदर गेम आगे बढ़ता है दोस्तों, और अब तिरुसा और थॉमस दोनों ही 2-2 पॉइंट्स जीत चुके हैं और गेम टाई हो जाता है। इसलिए विनर को डिसाइड करने के लिए एक और गेम खेला जाता है और हमें लगता है कि इस टाई ब्रेकर में तिरुसा जीतेगा दोस्तों, लेकिन नहीं, थॉमस इस बार भी बड़ी आसानी से जीत जाता है और इस तरह वो इस गेम को भी जीत जाता है। इतने में रियान और मिशा अंदर आते हैं तो देखते हैं कि गेम हारने की वजह से तिरुसा ने अपनी मैजिकल चाबी थॉमस को सौंप दी। बेचारे के पास एक ही तो चाबी थी, वो भी गई, और अब तिरुसा को वो 3 चीजें करनी होंगी जो थॉमस कहेगा। वो कहता है कि पहले तो एक कुत्ते की तरह फर्श पर बैठो और एक चक्कर लगा कर आओ। तिरुसा को वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर तिरुसा ने इसकी बात नहीं मानी तो डीमन तो आपको पता है दोस्तों तिरुसा की जान ले लेगा। अब थॉमस कहता है कि बाकी की जो 2 बातें हैं वो जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे पूछ लूंगा। ये कहकर वो उसको चिढ़ाने लग जाता है, लेकिन इतने में मिशा आकर थॉमस को सब बता देती है कि तुम्हारा और तिरुसा का लक्ष्य एक जैसा है। मुझे पता है कि तुम अपने परिवार के कातिल को दुनिया भर में ढूंढ रहे हो और इसी के लिए तुम ये मैजिकल चाबियां पाना चाहते हो, राइट? तुम्हारी तरह तिरुसा भी अपने पिता के कातिल को ढूंढ रहा है और उससे बदला लेना चाहता है। अगर देखो तुम दोनों साथ मिलकर काम करोगे तो दोनों के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। ये सच जानकर अब थॉमस भी तिरुसा को समझने लगता है और उसे उसकी चाबी लौटा देता है। वो आगे कहता है कि यहाँ यूकी के पास भी तो एक चाबी थी, उसको भी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों तब पता चलता है कि वो तो गायब है। असल में वो लाइव कैमरा ऑन करके वीडियो बना रही होती है कि शुरू में तो मैं इन मैजिकल चाबियों के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि इनकी शक्तियों का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी ओर दोस्तों एरिक और लिटा नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो निक के लिए काम करते हैं। पता है ना दोस्तों निक कौन? जिसने तिरुसा के पापा का कत्ल किया था, वही निक। और इसी निक से तिरुसा अपना बदला लेना चाहता है दोस्तों। एरिक और लिटा निक को बताते हैं कि सुनो, आपके प्लान के मुताबिक वो साउथ अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। निक कहता है कि इसका मतलब कि मेरा मकसद जल्द ही पूरा होने वाला है। एंड दोस्तों यहाँ दिखाते हैं तो तिरुसा थॉमस से पूछता है कि तुम निक के बारे में क्या जानते हो, जल्दी बता दो मुझे। वो एक पुरातन शब्द लिख कर दिखाता है जिसका मतलब है वेपन ऑफ इटर्नल। दोस्तों ये उस वेपन का नाम है जो युद्धों के देवता ने इस्तेमाल किया था। लेकिन निक का इससे क्या लेना देना? थॉमस बताता है कि मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया और मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स और कुछ सरकारी ऑफिसर्स अचानक एक के बाद एक करके मरने लगे। आम लोग तो इन मौतों को एक्सीडेंट समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सारी मौतें वेपन ऑफ इटर्नल से संबंधित है, क्योंकि मैं मैजिकल चाबियों के बारे में जानता हूँ इसीलिए। अच्छा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये वेपन ऑफ इटर्नल निक का बनाया हुआ एक ग्रुप है? हाँ, और इन मौतों के पीछे भी उसी निक का हाथ है जिसने तुम्हारे पापा की जान ली। तुम और मैं जिन मैजिकल चाबियों के लिए लड़ रहे थे, ये भी निक का ही बिछाया हुआ एक जाल है। यहाँ से दोस्तों माइकल के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ मिशा वेपन ऑफ इटर्नल के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। एंड तभी वहाँ पर तिरुसा और थॉमस आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं माइकल को थॉमस से चिढ़ क्यों होती है। वो चुपचाप बाहर जाकर एक लेटर पढ़ने लगता है। ओरोची ऐप को बनाने के लिए ना माइकल ने जो लोन लिया था उसे चुकाने के लिए नोटिस भेजा गया था उसे, लेकिन अभी तक तो माइकल को कोई ढंग का स्पॉन्सर नहीं मिला था, तो वो परेशान हो जाता है कि कैसे चुकाऊं। एंड यहाँ पर तिरुसा और थॉमस के पास जो चाबियां हैं उनके पैटर्न के आधार पर उन्हें कुछ सिंबल्स मिलते हैं जो कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों नंबर्स को जोड़ने पर ना उन्हें किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तिरुसा कहता है कि ये जरूर उस इंसान का लोकेशन होगा जिसके पास अगली मैजिकल चाबी है। नहीं नहीं नहीं, ये लोकेशन का कोऑर्डिनेट नहीं है, उस चाबी का लाइव कोऑर्डिनेट है। पर ये है कहाँ? अरे ये तो इस कमरे के पास दिखा रहा है। तिरुसा तुरंत बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर निक का आदमी एरिक खड़ा होता है और दोस्तों उसने भी एक अजीब अंगूठी पहन रखी थी। वो अंदर आकर कहता है कि मैं निक का आदमी हूँ और तुम्हारे साथ गेम खेलने आया हूँ। थॉमस कहता है कि तिरुसा जल्दबाजी में इसके साथ मत खेलना, पता नहीं कौन सा प्लान बनाकर यहाँ पर आया है। पर दोस्तों तिरुसा तो अपने पापा के कातिल निक तक पहुँचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और वो गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। एरिक अपनी चाबी टेबल पर गाड़ता है तो भाई ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो। इन्हें लगता है कि इस बार भी डीमन आएगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर लीजा नाम का एक सफेद उल्लू प्रकट होता है जो खुद को अकमा गेम का दूसरा मास्टर बताता है। तिरुसा कहता है कि डीमन कहाँ पर है? लीजा कहता है क्यों, डीमन नहीं आएगा तो तुम गेम नहीं खेलोगे क्या? मैं भी डीमन से कुछ कम नहीं हूँ, समझे? तो बताओ एरिक, अगर तुम जीत गए तो तिरुसा से तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है दोस्तों मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तिरुसा, मिशा और थॉमस उम्र भर निक के ग्रुप यानी वेपन ऑफ इटर्नल के लिए काम करें, निक के गुलाम बनकर रहें। ठीक है, और तिरुसा तुम जीत गए तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि एरिक उन मैजिकल चाबियों के बारे में जो कुछ भी जानता है वो मुझे बता दे। एंड दोस्तों अब लीजा गेम शुरू करता है और बताता है इस गेम का नाम है 100 गोल्ड कॉइन्स। इस गेम में दोनों कंटेस्टेंट्स के साइड में एक होल होगा और 5 तरह के फाइटर्स होंगे। पहला होगा राजा, फिर जनरल, तीसरा काला वीर, चौथा सोल्जर और 5वां आम समूह का सदस्य। तुम अगर अपने कॉइन से राजा और आम लोगों के बीच यानी आम सदस्य के बीच युद्ध करवाओगे तो राजा आसानी से आम जनता को हरा देगा, तो उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी।
पर तुम्हें एक डायमंड दिया गया है जिसे अगर तुम आम जनता को दोगे तो उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी और वो राजा को हरा पाएंगे। लेकिन सुनो, इस डायमंड को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, यहाँ 100 गोल्ड कॉइन्स है। तुम कितने कॉइन्स का इस्तेमाल करोगे इसका फैसला तो मैं ही करूंगा और आखिरी राउंड में जिसके पास ज्यादा कॉइन्स होंगे वही होगा इस गेम का विनर। अब एरिक पूछता है कि अगर मैंने और तिरुसा ने एक ही तरह का फाइटर यूज किया होगा तो क्या होगा। वो बताता है कि वो दोनों मूर्तियां टूट जाएंगी और तुम्हें कोई कॉइन्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इतनी सीरियस बात हो रही होती है लेकिन थॉमस को तो मजाक सोचता है। वो एक मूर्ति उठाकर कहता है कि ये तो बहुत प्यारा लग रहा है यार, लेकिन अचानक मूर्ति गिरकर टूट जाती है। पर दोस्तों, लिजा गुस्सा नहीं होता और कहता है कि ये पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए ये राजा था या कोई और ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसकी तरह की एक और मूर्ति बना कर देता हूँ। इसी बीच दोस्तों, माइकल को एक स्पॉन्सर ने कॉल किया था तो वो उनके ऑफिस जाता है। स्पॉन्सर का नाम है केविन। वो बताता है कि मैं तुम्हें भरपूर फाइनेंस करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ओरुचि के सारे राइट्स मुझे बेच देने होंगे। माइकल भी कहता है कि सर मैं सोच कर बताऊंगा। एंड दोस्तों, यहाँ तो गेम शुरू हो चुका था और इस बार दाव पर लगे हैं 7 गोल्ड कॉइन्स। तिरुसा सोच लेता है कि इतने कम कॉइन्स के लिए राजा को मैदान में उतारना गलत होगा। अगले राउंड में जब और कॉइन्स दाव पे लगेंगे तब राजा का इस्तेमाल करूंगा। वो एरिक से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हेल्थ सेंटर में काम करते थे और बीमार लोगों की सेवा करते थे, लेकिन वो काम छोड़कर तुम निक के साथ क्यों मिलके बताओ। एरिक बताता है कि पता है मेरी वाइफ बीमार थी, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन तब निक आया और उसने मेरी वाइफ को नहीं जान दी। हालांकि तुम तो उसे अपने पापा का कातिल समझते हो, इसलिए मैं उसके साथ मिल गया और उसका हर काम करने के लिए मैं तैयार हूँ भाई। दूसरी ओर दोस्तों, थॉमस बेवजह हंस रहा होता है जिससे तिरुसा थोड़ा इरिटेट होने लग जाता है और मिशा को अपने पास बुलाकर कहता है कि प्लीज यार उसका मुंह बंद करवाओ। इसको देखिए, वो जाकर उसको थप्पड़ मार देती है कि ये क्या बेवक्त पे ही लगा रखा है। बदले में दोस्तों, थॉमस उसका हाथ पकड़ लेता है और मिशा हाथ छुड़ाने की कोशिश में तिरुसा पर गिर जाती है और कहती है सॉरी यार, जानबूझकर नहीं किया था। खैर, अब गेम होता है शुरू और दोनों अपनी तरफ के होल में अपनी मर्जी की एक मूर्ति रखते हैं और दोनों ही साधारण सोल्जर्स होते हैं। दोस्तों, लिजा कहता है तुम चाहो तो अपने डायमंड्स यूज कर सकते हो और तब तिरुसा और एरिक दोनों अपने डायमंड्स निकाल कर होल पर रख देते हैं, लेकिन अंदर डाला या नहीं इसका पता नहीं चलता। दोस्तों, अब दोनों मूर्तियां एक दूसरे से टकराती हैं और टूट भी जाती है, मतलब दोनों ने डायमंड्स को यूज नहीं किया था। दोस्तों, इस तरह पहले राउंड में किसी को कॉइन्स नहीं मिले तो सेकंड राउंड में 42 कॉइन्स दांव पर लग जाते हैं। अब कॉइन्स तो ज्यादा है तो तिरुसा सोच लेता है कि ये राउंड तो मुझे जीतना है, लेकिन एरिक कहता है ये गेम जरा बोरिंग लग रहा है यार, क्यों ना हम दोनों एक काले वीर को मैदान में उतारें, दोनों टकराकर टूट जाएंगे और उसके बाद के राउंड्स तो और भी एक्साइटिंग हो जाएंगे। बोलो मंजूर है? तिरुसा जरा सोचता है और हाँ कर देता है, लेकिन असल में तिरुसा अपना काला वीर यूज नहीं करने वाला है क्योंकि 42 गोल्ड कॉइन्स जीतने के वो चांस को मिस नहीं कर सकता, इसलिए वो जनरल की मूर्ति को होल में रख देता है, जबकि एरिक काला वीर रखने वाला होता है जो कि जनरल से कमजोर है। एरिक तो हंसता भी है, अच्छा मुझे धोखा देने के लिए जनरल को होल में रख रहे हो है ना। तिरुसा चौंक कर पूछता है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे कईयों के साथ मैं ये गेम खेल कर जीता भी हूँ। क्या सोच रहे हो तुम कब क्या सोचोगे मैं सब जानता हूँ बेटा। और तब दिखाते हैं कि एरिक ने भी दोस्तों जनरल की मूर्ति रखी थी, बताओ यार। पर तिरुसा को तो कैसे भी करके इस राउंड को जीतना है, इसीलिए वो अपना डायमंड उस होल के ऊपर रख देता है। शायद इस बार उसने डायमंड होल में डाल ही दिया। दोस्तों, एरिक भी अपना डायमंड होल के ऊपर रखता है और अब दोनों मूर्तियों की टकरार होती है और दोनों ही टूट जाती हैं। ये गेम भी ड्रॉ। थर्ड राउंड से पहले एरिक अपना सीक्रेट रिवील करता है कि इस गेम में काला वीर जनरल से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैंने अपनी मंत्र शक्ति से काले वीर को जनरल जैसा बना दिया। पर तुम ये नहीं जानते थे और तुमने मुझे हराने के लिए अपना डायमंड यूज करके अपने जनरल को ज्यादा ताकत दे दी। इसी वजह से उसमें काले वीर से लड़ने की क्षमता आ गई थी और इसलिए दोनों टकरा कर टूट गए। अगर तुम उस डायमंड को यूज नहीं करते ना तो ये राउंड तो मैं ही जीतता। असल में दोस्तों, एरिक ने अपना डायमंड यूज नहीं किया था, बल्कि उसे होल में डालने की बस एक्टिंग की थी। ये जानकर तिरुसा मायूस हो जाता है कि बताओ यार कितना धोखा दे रहा है। पर मिशा उसको हिम्मत देती है कि चलो लगे रहो। इसी बीच थॉमस कहता है कि सुनो, उसे झूठा दिलासा मत दो, वो ये गेम नहीं जीत पाएगा। मिशा उस पर गुस्सा करती है कि चुप रहो, पर थॉमस कहता है कि ओ तिरुसा ऑलरेडी अपना डायमंड यूज कर चुका है और अगले राउंड में वो आम जनता वाली मूर्ति यूज करेगा तो बिल्कुल हार तो निश्चित है। इस पर तो एरिक और हंसने लग जाता है और अगले राउंड में एरिक राजा की मूर्ति को यूज करता है। दोस्तों, तिरुसा अपनी आम जनता वाली मूर्ति को यूज करता है। बताओ, अब राजा को जिताने के लिए एरिक अपना डायमंड होल में डाल देता है और हंसने लगता है कि बताओ मेरी जीत होगी अब। पर तिरुसा कहता है कि देखो इतनी भी हंसने वाली बात नहीं है क्योंकि जीत तो मेरी होगी। दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं। दोस्तों, ये कहकर तिरुसा उस होल में अपना डायमंड डालता है
एक पल के लिए एरिक फ्रीज हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब दोनों मूर्तियां टकराती हैं और एरिक की राजा वाली मूर्ति टूट जाती है और जीत होती है आम जनता की। यहाँ पर तिरुसा अपना ट्रिक बताता है। असल में गेम शुरू होने से पहले जब थॉमस ने तिरुसा की एक मूर्ति गलती से गिरा दी थी और वो टूट गई थी, तब याद है ना दोस्तों आपको, तब लीजा ने कहा था कि मूर्ति के सर पर जो मुकुट है उसके आधार पर ये नहीं बताया जा सकता कि ये किस दर्जे की मूर्ति है, यानी राजा है, जनरल है या कोई और क्योंकि ये मूर्ति पूरी तरह टूट गई थी तो लीजा ने कहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये किसकी मूर्ति है। दोस्तों ये सुनकर तिरुसा को उस समय एक आइडिया आया कि सर के मुकुट से उस मूर्ति का दर्जा डिसाइड नहीं किया जा सकता और गेम के बीच में उसने मिशा को जानबूझकर अपने पास बुलाया और उसे काले वीर और जनरल के मुकुट को एक्सचेंज करने को कहा था। और तब आपको याद होगा कि एरिक ने कहा था चलो ये राउंड ड्रॉ कर लेते हैं, तब जाकर आगे के राउंड एक्साइटिंग होंगे, कहा था ना दोस्तों। तो अब तिरुसा कहता है कि देख लिया बेटा, जिस तरह तुमने मुझे बिना बताए काले वीर को जनरल का रूप दे दिया था, उसी तरह मैंने भी तुमसे झूठ बोलकर जनरल और काले वीर के मुकुट को एक्सचेंज कर दिया और जिसे तुम मेरा जनरल समझ रहे थे वो असल में मेरा काला वीर था। इसलिए मेरा काला वीर तुम्हारे काले वीर से टकराया तो दोनों की शक्तियां एक ही लेवल पर थी और दोनों टूट गई। लेकिन तुमने उस समय समझा था कि मैंने अपना डायमंड यूज करके उसकी शक्ति बढ़ा दी। बताओ, असल में मैंने अपना डायमंड डाला ही नहीं था, वो तो इस राउंड में मैंने अपने डायमंड का इस्तेमाल किया और ये राउंड भी जीत गया। अब तिरुसा को विनर घोषित कर लिया जाता है तो लीजा भी वहाँ से गायब। एरिक को अपनी चाबी तिरुसा को देनी पड़ती है। तिरुसा पूछता है कि चलो अब बताओ वो निक कौन है और उसके वेपन ऑफ इटरनल के बारे में तुम क्या जानते हो, सब बताओ मुझे। पर दोस्तों जवाब देने के बजाय एरिक अचानक एकदम स्टैचू की तरह बैठा रहता है और बड़बड़ाने लग जाता है कि मुझे अपना उधार चुकाना है, अपना उधार चुकाना है। यही शब्द दोस्तों मोरुको ने भी कहे थे जब वो गेम में हार गया था। फिर झट से उसे होश आता है और पूछता है तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है और उसके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है, मुझे जल्दी उसे बचाना होगा। तब थॉमस बताता है कि जब भी निक के आदमी इस तरह के गेम में हार जाते हैं तो उनकी पुरानी यादें मिट जाती है। निक ने इनके दिमाग के साथ ऐसा खिलवाड़ करके रखा हुआ है ताकि ये लोग गलती से भी निक का कोई रहस्य किसी को न बता पाए। एरिक तो दोस्तों टोटली कंफ्यूज है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो फर्श पर पीट कर रोने लगता है। फिर दोस्तों वो एरिक को हॉस्पिटल भेज देते हैं। तब आगे रियान बताता है कि 7 साल पहले एरिक की वाइफ बहुत बीमार पड़ी थी पर अचानक एक दिन वो कहीं गायब हो गई और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला और फिलहाल तो दोस्तों अभी एरिक कोमा में चला गया है। दूसरी ओर माइकल और मिशा ऑफिस में होते हैं। मिशा पूछती है तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो। माइकल कहता है कि क्या करूं यार, मुझे ठीक का स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। तुम कब तक इतनी कम सैलरी में मेरे लिए काम करती रहोगी बताओ, कहीं और कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती। मिशा कहती है तुम पागल हो क्या, मैं यहाँ सैलरी के लिए नहीं अपनी दोस्ती के लिए टिकी हुई हूँ। हमारे पास बहुत कम पैसे थे जब हमने ये जगह बनाई थी, अब देखो इसको थोड़ा हमने आगे तो बढ़ा ही दिया है। फिलहाल तुम मेरी सैलरी की फिक्र छोड़ो, तुम, मैं और तिरुसा हमेशा साथ रहें, यही मेरे लिए काफी है बस। ये सुनकर माइकल को भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो केविन से मिलने जाता है। दोस्तों केविन पता है ना कौन, जो उसको स्पॉन्सर करने वाला है। उसने पर कहा था कि मुझे ओरोची एप्स के सारे राइट्स खरीदने हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। माइकल उससे कहता है कि देखिए मुझे माफ कीजिए, मैं आपका ऑफर नहीं ले सकता, मैं कोशिश करके खुद अपने ऐप को मार्केट में पहुंचाऊंगा। इस पर केविन हंसकर उसे अपना आईपैड दिखाता है और कहता है तुमने बैंक से लोन लेकर ओरोची को बनाया था है ना, सुना है वो तुम्हें नोटिस भेज रहे हैं। अगर तुमने मुझे ओरोची नहीं भेजा तो वैसे भी कुछ दिनों में बैंक तुम्हारे ऑफिस को जब्त कर लेगा, फिर मैं बैंक को एक बड़ा अमाउंट देकर तुम्हारी कंपनी को खरीद लूंगा। माइकल कहता है कि सर बैंक ऐसा इलीगल काम नहीं करेगा, मेरी कंपनी को अगर वो जब्त कर भी लेते हैं तो जब तक मैं लोन नहीं चुका लेता उन्हें मेरी कंपनी को सेफ रखना ही होगा। केविन कहता है बेटा शायद तुम पैसों का पावर नहीं जानते, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बैंक को भी खरीद सकता हूँ। और इस पर माइकल निराश होकर चला जाता है। दोस्तों दूसरी ओर तिरुसा और थॉमस को एक ईमेल आता है जिसमें लिखा है कि वेपन ऑफ इटरनल ग्रुप में मैजिकल चाबियों का एक कंपटीशन रखा जा रहा है और जीतने वाले को कई मैजिकल चाबियां मिलेंगी। थॉमस ने पहले से उस कॉन्टेस्ट के लिए अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था। तिरुसा अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो भी उस कंपटीशन के लिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देता है। दूसरी ओर माइकल निराश होकर लौट रहा होता है तो कुछ आदमियों से टकरा जाता है पर वो उसको पकड़कर पीटने लगते हैं। बेचारे की किस्मत ही बुरी चल रही है, पीट कर उसको चले जाते हैं। तब उसे एक रोशनी दिखती है। ओह क्या ये कोई मैजिकल चाबी है, ये तो फिलहाल नहीं दिखाया जाता। यहाँ से वेपन ऑफ इटरनल के उस कंपटीशन वेन्यू को दिखाते हैं जो कि एक खाली टेरेस होता है। निक के आदमी वहीं पर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो वहाँ पर रखी बेहोशी की दवा पी लो। तिरुसा बिना सोचे उसको पी लेता है और बेहोश भी हो जाता है। जब उसे होश आता है ना तो वो एक बैग में जंगल के बीच पड़ा होता है। उसे तो समझ में नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आ गया। फिर भी वो उठकर चलने लगता है तो देखता है कि वहाँ कई सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं
जिनकी मदद से उसे मॉनिटर किया जा रहा है। चलते चलते वो एक बंगलो पर पहुंचता है और उसके अंदर जाने पर पता चलता है कि थॉमस भी वहीं पर है। और तब निक सीढ़ियों से नीचे आता है दोस्तों। उसको देखकर तिरुसा का खून खौलने लग जाता है और वो गुस्से में उसके पास जाता है, लेकिन निक के आदमी तिरुसा पर गन तान देते हैं। निक कहता है कि तुम्हारे साथ कम्पीट करने के लिए मैंने एक खास आदमी को बुलाया है। और तब एंट्री होती है दोस्तों माइकल की। हैं? तिरुसा चौंक जाता है कि यार तुम यहाँ पर कैसे आए। माइकल कहता है कि मुझे माफ कर दे यार, मुझे अपनी लाइफ सुधारने के लिए इस कंपटीशन को जीतना होगा। और ये कहकर दोस्तों वो अंदर चला जाता है। वहाँ पर और भी लोग बैठे होते हैं जिनके पास एक या उससे अधिक मैजिकल चाबियां हैं। निक कहता है कि सुनो, तुम सबको एक दूसरे से कम्पीट करना होगा और आखिर में जो जीतेगा उसे बाकियों की चाबियां मिलेंगी और जो हारेंगे उन्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। तिरुसा पूछता है कि एक बात बताओ, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? वो कहता है सब कुछ अभी जान लोगे तो गेम का मजा खराब हो जाएगा बेटा, फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम खुद ही सब कुछ जान लोगे। एंड दोस्तों तब लेटा एक टेबल लेकर आती है जिस पर 8 कार्ड्स होते हैं। हर एक को एक कार्ड उठाना है और सेम सिंबल वालों को एक दूसरे से कम्पीट करना है। तिरुसा और यूकी का एक ही सिंबल आता है। दूसरी ओर माइकल और जॉन नाम के कंटेस्टेंट को एक दूसरे से कम्पीट करना होगा। चार्ल्स नाम के टोपी वाले यूट्यूबर को बेन नाम के इस आदमी से कम्पीट करना है। थॉमस पूछता है कि मैं अकेला कैसे रह गया, मेरा अपोनेंट कहाँ है? निक कहता है कि सब्र करो, तुम्हारा अपोनेंट अभी आता ही होगा। अब दोस्तों पहले तो तिरुसा और यूकी और माइकल और जॉन का गेम होगा, लेकिन वो भी 1 घंटे के बाद। ये कहकर निक चला जाता है। अब तिरुसा माइकल से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो कहता है कि जिस तरह तुम निक से अपने पापा के कत्ल का बदला लेना चाहते हो ना, उसी तरह मैं अपनी किस्मत से बदला लेना चाहता हूँ। और तब मुझे चाबी मिली और उसके मिलते ही केविन, जो मुझसे मेरी छोटी सी कंपनी को छीनना चाहता था, वो किसी चीटिंग केस में जेल चला गया। मैंने कितनी कंपनीज को रिक्वेस्ट किया कि मुझे स्पॉन्सर करे, लेकिन एक भी कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं थी। पर जब से चाबी मिली है तब से ऑफिस में फोन का बजना रुक नहीं रहा। हर कोई मेरे ऐप को स्पॉन्सर करना चाहता है, तो मैं भी अब और ज्यादा मैजिकल चाबियां पाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज मेरा माइंड चेंज करने की कोशिश मत करो। इसी बीच दोस्तों थॉमस जंगल में घूमने निकल जाता है। वहाँ पर चार्ल्स अपने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करता है। थॉमस को देखकर वो उसके साथ ही चिपक जाता है। 1 घंटे के बाद तिरुसा और यूकी का गेम होता है शुरू। जज होता है गेम मास्टर डीमन। दूसरे कमरे में माइकल और जॉन का गेम होता है जिसका जज है लिजा। वैसे दोनों एक ही टाइप का गेम खेलने वाले हैं जिनका नाम है ट्रेजर हंट। कमरे में 6 टेबल्स हैं और हर टेबल के कुछ पॉइंट्स हैं। यूकी को एक कॉइन दिया जाएगा जिसे वो किसी टेबल में छुपाएगी और अगर तिरुसा ने उस टेबल को ठीक गैस कर लिया तो उस टेबल के पॉइंट्स तिरुसा को मिलेंगे। यूकी हर टेबल के पास जाकर ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वहाँ पर कुछ रख रही है, लेकिन वो 6th टेबल के पास ही नहीं जाती और कहती है मैंने कॉइन छुपा दिया, अब तुम ढूंढो। तो तिरुसा को शक होता है कि वो 6th टेबल के पास क्यों नहीं गई, कहीं उसने अपनी किसी शक्ति के बल पर दूर से ही उस टेबल पर कॉइन तो नहीं छुपा दिया। वो कहता है कि 6th टेबल में कॉइन है, पर डीमन कहता है गलत जवाब। यूकी भी हंसकर कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गुमराह किया और तुम धोखा खा गए यार। खैर इस राउंड में मुझे 20 पॉइंट्स मिल गए। अब होती है दोस्तों तिरुसा की बारी और वो डायरेक्टली टेबल्स के पास नहीं जाता बल्कि पर्दों के पास जाकर कुछ चेक करता है और फिर सारे टेबल्स के कपड़ों से उनको ढक देता है। फिर वो टेबल्स को अपनी जगहों से हटाकर रखता है जिसमें टेबल के नंबर्स गिर जाते हैं। तिरुसा उन नंबर्स को वापस टेबल पर रख देता है दोस्तों, लेकिन फिर देखिए जानबूझकर अपना कॉइन टेबल नंबर 4 पर फेंकता है। यूकी बड़े ध्यान से उसके मूवमेंट्स को देख रही होती है। उसे साफ पता चल जाता है कि कॉइन 4th टेबल में है, लेकिन फिर भी वो कोई चांस नहीं लेना चाहती। वो डीमन से पूछती है कि तिरुसा ने जानबूझकर टेबल्स को हटाकर उनके नंबर्स को नीचे गिराया, मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश की है, तो अब मैं किस आधार पर बताऊं कि किस टेबल पर कॉइन है? डीमन कहता है कि फिलहाल टेबल्स के जो नंबर्स हैं उन्हीं के आधार पर बता दो। यूकी कहती है कि 4th टेबल में कॉइन है, पर डीमन कहता है ये गलत जवाब है और वो चौंक जाती है, ये कैसे हो सकता है, कॉइन तो वहीं पर पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों फिर पता चलता है कि वो तो असली कॉइन है ही नहीं। अरे तो फिर असली कॉइन कहाँ गया? असल में वो टेबल 1 पर होता है और इस तरह तिरुसा को मिलते हैं 100 पॉइंट्स और वो ये राउंड जीत जाता है। दूसरी ओर थॉमस और चार्ल्स जंगल में होते हैं, तो वहाँ पर एक टावर देखकर थॉमस चौंक जाता है कि जंगल के अंदर टावर कैसे आ गया। और तब वहाँ जंगल को स्कैन करते हुए कुछ ड्रोन्स आते हैं और इन ड्रोन्स को दोस्तों वो चेस करने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों फिसल कर गिरते हैं और तब ड्रोन चार्ल्स पर अटैक करके उसके पास आ जाता है। लेकिन थॉमस झट से एक पत्थर उठाकर ड्रोन पर फेंकता है जिससे वो नीचे गिरकर फट जाता है। ओह, इस तरह दोनों बाल बाल बचते हैं। यहाँ पर कैमरा जूम आउट होता है तो पता चलता है असल में ये लोग एक आइलैंड पर हैं। यहाँ गेम में अगले राउंड में यूकी टेबल के इर्द गिर्द चलती है और अचानक जानबूझकर एक टेबल के नीचे गिरती है और फिर उठकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और एक रोबोट की तरह कहती है मैंने कॉइन छुपा दिया। तिरुसा को लगता है कि शायद इस बार उसने अपनी किसी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। इतना ही नहीं,
वो सिर्फ पहले 3 टेबल्स के पास गई थी, बाकी के टेबल्स के पास वो गई ही नहीं। यूकी कहती कि मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है और शायद तुम जानते नहीं कि मैं अपनी खुद की क्लोनिंग भी कर सकती हूँ। पर दोस्तों तिरुसा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता और महज गैस करके कहता है कि कॉइन टेबल नंबर 3 में है। हाँ, वो गलत हो जाता है, लेकिन अब तिरुसा को भी लगता है कि शायद यूकी ने अपनी क्लोनिंग शक्ति का इस्तेमाल करके टेबल 4 में कॉइन को रखा होगा। वो पर्दे के पास जाकर एक टॉर्च हाथ में लेता है और हर टेबल के पास जाता है। तिरुसा के पास हर चीज को 1 मिनट के लिए फ्रीज करने की शक्ति है दोस्तों। उसका इस्तेमाल करके वो एक टेबल के नीचे उस टॉर्च को चिपका देता है, फिर दूसरे टेबल के पास जाता है। इसी बीच 1 मिनट के बाद वो टॉर्च नीचे गिर जाती है और ये आवाज सुनकर यूकी थोड़ी देर के लिए दोस्तों जरा सी डाइवर्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर तिरुसा अपना एक कॉइन उस टेबल पर रख देता है। और अब यूकी कंफ्यूज हो जाती है कि तिरुसा ने वो कॉइन किस टेबल पर रखा। वो अपना डाइस रोल करती है तो उसमें 5 आता है, जिसके आधार पर वो कहती है कि कॉइन तो टेबल नंबर 5 पर है। डीमन कहता है अच्छी बात है, अब तुम्हें इसके 3 पॉइंट्स मिलेंगे। हैं? ये कैसे कर दिया इसने? ये सुनकर तिरुसा जरा भी घबराता नहीं और यूकी के पास जाकर कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो, मैं ये गेम तुम्हें जीतने ही नहीं दूंगा। अगले राउंड में दोस्तों वो अपना कॉइन एक टेबल पर रखने जाती है और तब वो मुड़कर तिरुसा को देखती है। तिरुसा उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, बस अपने मोबाइल पर देख रहा होता है। कुछ तो गड़बड़ी है, ये सोचकर वो पर्दे के पास जाती है, क्योंकि तिरुसा पर्दे के पास जाकर फिर टेबल्स के पास आया था। यूकी को लगता है कि शायद वो किसी सीक्रेट कैमरा से ये जान रहा है कि मैं किस टेबल पर कॉइन रखने वाली हूँ, पर मेरे पास भी एक प्लान है उसको हराने का। मैंने पहले टेबल 1 में कॉइन को छुपा दिया था, लेकिन ये नकली कॉइन मैं दूसरे टेबल पर रखने वाली हूँ। अगर वो किसी सीक्रेट कैमरे से मुझे देख रहा है तो धोखा खा जाएगा और इस नकली कॉइन वाले टेबल को चुनेगा। पर दोस्तों उसका कैस गलत होता है, क्योंकि तिरुसा उठकर कहता है कॉइन टेबल नंबर 1 पर है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यूकी का चेहरा मुरझा जाता है दोस्तों। यहाँ डीमन उसे एक और ऑफर देता है कि अगर तुम अगला राउंड जीत गई तो मैं तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें डबल कर दूंगा। डीमन तिरुसा से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना? तिरुसा कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उसको ऑफर दे दीजिए बस, वैसे जीतने वाला तो मैं ही हूँ। अगले राउंड में दोस्तों तिरुसा टेबल्स के पास जाकर कहता है कि मैंने कॉइन छुपा दिया। अचानक क्योंकि आंखें बंद करके एकदम चुप बैठी होती है। डीमन कुछ कहता है तो वो कहती प्लीज प्लीज आवाज मत कीजिए, मुझे फोकस करने दीजिए। लगता है दोस्तों वो किसी आवाज को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही है। अब तिरुसा को शक होता है, क्योंकि डीमन है ना दोस्तों जो, वो स्पेशल पावर वालों को उनकी शक्तियों के बारे में बताता है और शायद यूकी के पास ये शक्ति है कि वो असली कॉइन के साउंड को पहचान सकती है। इसलिए दोस्तों वो कमरे के इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है और इसी बीच कैमरा तिरुसा के रखे हुए उसी कॉइन पर जूम करता है और जैसा तिरुसा ने एक्सपेक्ट किया था उस कॉइन से एक अजीब तरह का साउंड आ रहा होता है। लेकिन अब अलार्म साउंड की वजह से कॉइन की आवाज ज्यादा नहीं आती, तो अब यूकी कुछ सुन नहीं पाती और अपना डाइस रोल करती है, जिसमें नंबर 5 आता है। तो वो कहती है कि 5th नंबर पर कॉइन है, जो कि गलत है दोस्तों। असल में तिरुसा ने टेबल नंबर 2 पर कॉइन रखा था। इस तरह तिरुसा ये गेम जीत जाता है। तो डीमन तिरुसा से कहता है कि अब यूकी की जान तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर वो सीधे गायब हो जाता है। तब तिरुसा को अपने पापा की उस बात की याद आती है कि जब भी कोई अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाता तो उसे हमेशा मुसीबतें घेर लेती है। अगर तुम ऐसे किसी इंसान से मिलो तो उनकी मदद जरूर करना। इसीलिए दोस्तों अब तिरुसा यूकी से कहता है तुमने ये गेम बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन अपने डाइस और शक्तियों के बजाय अगर तुम खुद पर विश्वास करती तो गेम जीत सकती थी। पर यूकी चिढ़कर कहती है मुझे तुम्हारा एडवाइस नहीं चाहिए, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे तुमसे हमेशा नफरत ही रहेगी। ये कहकर वो चली जाती है। फिर तिरुसा उस कमरे से बाहर आकर बैठा होता है और तभी वहाँ पर माइकल आता है, जो गेम जीत चुका था दोस्तों, और वो तिरुसा को अपनी जीती हुई चाबी दिखाता है। तिरुसा पूछता है तुमने ये गेम कैसे जीता? वो कहता है कि मैंने 2 बार तुम्हें खेलते हुए देखा है, तो तुम्हारे ट्रिक्स भी मैंने सीख लिए, उन्हीं की मदद से मैं जीत पाया। वैसे मुझे पता चला कि अगला गेम मेरे और तुम्हारे बीच ही होगा। दूसरी ओर थॉमस और चार्ल्स जो जंगल में थे वो भी वापस आ जाते हैं। इतने में निक आकर कहता है कि बहुत बढ़िया, पहले गेम में तिरुसा और माइकल जीत गए, तो अगला गेम उन दोनों के बीच होगा। लेकिन थॉमस अभी भी पूछता है कि अरे मेरा अपोनेंट कहाँ पर है? निक कहता है कि तुम्हारे लिए हमने एक स्पेशल अपोनेंट अरेंज किया है। और तब होती है दोस्तों एंट्री वहाँ पर मिशा की। अब उसे गेम में आते हुए देखकर तिरुसा, माइकल और थॉमस तीनों शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आगे के पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ज्यादा रिक्वेस्ट मिले तो हम इसके आगे के पार्ट्स भी बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।